आपको कोई जज ना करे। इतने वियर्ड क्वेश्चंस लेकर लोग आते हैं ना, लाइक इंडस्ट्रीज एंड ऑल, लोग बहुत वीडियोस देखते हैं। अब क्या होता है कि जिस तरीके से आजकल वीडियोस में इन चीज़ों को प्रमोट किया जाता है, तो लोगों को ऐसा लगता है ना कि हम भी अपनी लाइफ में कर लेते हैं। क्या उनको प्री मैरिज काउंसलिंग करना जरूरी है? यस, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों को लगता है कि हम प्री वेडिंग सूट पे बहुत खर्च कर लेते हैं, शादी का बजट रेडी कर लेते हैं, लाइट, डेकोरेशन, वेन्यू, सब कुछ। क्या हम कभी भी ये देखते हैं कि मेरी जो इमोशनल नीड है वो यहाँ पे फुलफिल भी होगी या नहीं? हम कभी डिस्कस भी नहीं करते हैं। अगर एक फ्रेंड है, अगर वो ब्रेकअप हुआ, फ्रेंड के पास जाके रो लिए, और एक ट्रेंड लिसनर है, कितना बड़ा डिफरेंस हो जाएगा बातों में। आपका फ्रेंड कभी भी आपको नेक्स्ट सजेशन नहीं देगा, और नेक्स्ट सजेशन देगा तो वो कोई भी थेरेपी की टेक्निक से नहीं होगा। उसको कोई थेरेपी टेक्निक ही नहीं पता है, राइट? बट जिसकी एक्सपर्टाइज उसके पास नहीं है, आप उसके सजेशन मत लीजिए। सिंपल, अगर रिलेशनशिप काउंसलर को उसकी एक्सपर्टाइज है, राइट, तो आप उनके पास जाइए। वो आपको बेटर हील कर पाएंगे और वो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे कि नेक्स्ट टाइम आप रिलेशनशिप में क्या ऐसे मिस्टेक्स ना करें जो आपके प्रीवियस रिलेशनशिप में था। रजनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम में। थैंक यू सो मच। कैसे हैं रजनी जी आप? बहुत बढ़िया। पॉडकास्ट की शुरुआत के पहले मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। बातें ऐसी है कि मैं पॉडकास्ट की शुरुआत साल भर पहले करी थी, और 1.5 साल हो गया मेरे को, और 1000 से भी ज़्यादा फाउंडर के साथ बात कर चुके हैं। और मेरा ऐसा मानना, मैंने ऐसा देखा है कि हज़ारों करोड़ की कंपनी बना दी, फिर वो बोलते हैं फाउंडर्स कि अब हमको बोलना है, प्रेजेंटेशन करनी है, अब हमको पॉडकास्ट में आना है, या फिर हमारी हमारी बात रखनी है। आप अभी आपने स्टार्टअप अपना स्टार्ट किया है, और आपने पहले ही इसकी शुरुआत कर दी, आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल गई, आपने इसकी शुरुआत कर दी। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन कि आज आप शुरुआत करेंगे इसकी, तो 6-7 महीने बाद या साल भर बाद आप जब चौथे, पाँचवें, छठे, आठवें पॉडकास्ट में जाएंगे, जब अपनी बात को प्रेजेंट करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली निखर के आएगी। बड़े बड़े लीडर्स को भी आप देख लो, जितने भी बड़े लीडर्स इंडिया के, पहले उनकी स्पीच कैसे हुआ करती थी और आज के टाइम में उनकी स्पीच कैसे है, कैसे प्रेजेंटेशन का तरीका है, वो पूरा बदल गया है। और पर्सनल ब्रांडिंग को आज भी इंडिया के अंदर सबसे एट लास्ट में रखा जाता है, पर पर्सनल ब्रांडिंग सबसे पहले होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे स्किल लोग, सब कुछ, हर चीज़ मिल जाएगी, बट पर्सनल आइडेंटिटी मिलना मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो रजनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग एंड टेलिंग दीज थिंग्स। रजनी जी, आपने कंपनी की शुरुआत करी अनबॉटल्ड, नाम बड़ा प्यारा है। क्या करती है अनबॉटल्ड? अनबॉटल्ड, एज यू सेड, नाम बहुत प्यारा है। सो मैं पहले थोड़ा अनबॉटल्ड ये नाम हमने क्यों रखा, पहले ये एक्सप्लेन करती हूँ। सो बेसिकली ये नाम रखने का एक ही था कि हमारे पास बहुत चीज़ें हमने बॉटल अप कर रखी हैं, राइट? हमारे एंगर है, हमारा सैडनेस है, हमारा बैड रिलेशनशिप है, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा है, ये सब कुछ हमारे अंदर है। एंड हमें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, या हमें ऐसे लोग अपने आसपास नहीं मिलते हैं जहाँ आप नॉन जजमेंटल होकर अपनी बातें बता सके। कोई 100% कॉन्फिडेंशियल ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जिसके पास आपने जो बात बताई वो बस वहीं तक रह जाए, उसके आगे कहीं स्प्रेड ना हो। सो ये प्लेटफॉर्म बहुत मिसिंग है इंडिया में, इसके लिए ये हमने कॉन्सेप्ट लाया है। सो हमारा अनबॉटल्ड करने का यही मतलब है कि आप अनबॉटल्ड कीजिए अपने सारे बैड इमोशंस को, और जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है इमोशनल रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, उस पर फोकस कीजिए। सो बेसिकली यही है, अनबॉटल्ड करना है आपको अपने सारे एंगर्स, आपके सैडनेस को, आपके डिप्रेशन को, आपके एंजाइटी को, आपके बैड रिलेशन को। और मैं चाहती हूँ कि एज यू कैन सी द यू, सो बेसिकली जस्ट फोकस ऑन यू, राइट? नोबडी एल्स। पहले आप हो, आपका इमोशनल वेलबींग है, उसके बाद दुनिया में कुछ भी आता है। सो अनबॉटल द बैड थिंग्स एंड एक्सेप्ट यू द वे यू वांटेड। मेरे को लगता है रजनी जी ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना माइंडसेट की है। मतलब बहुत सालों तो गुलाम रहे, फिर माइंडसेट चेंज हुआ, धीरे धीरे बदल रहे हैं। अभी जेनजी के पुराने नए माइंडसेट आ रहा है। बट एक मानसिकता आज भी, जैसे मान लो कि एक लड़की शादी करके जाती है, घर में शादी हो जाती है, पति पत्नी साथ में रहते हैं, उसके बाद में अगर पत्नी को लड़के के माँ बाप कुछ भी बोल रहे हैं, तो लड़की हमेशा सहती सहती सुनती सुनती निकाल लेके आना सुनती। पर एक लड़के के सास ससुर ने अगर उसको कुछ बोल दिया, तो जिंदगी भर नाता तोड़ देता है। मतलब अपनी इज्जत को लगता है कि मेरी इज्जत दांव पे लग गई, सब कुछ हो गया। तो ये मेंटेलिटी जो है, एक लड़की तो आपका साथ दे रही पूरा, पर एक लड़का आपका साथ नहीं दे, मतलब लड़का अपने ईगो पे लेके बैठा है हमेशा। तो ये जो मेंटेलिटी आ रही है, सारी बात मेंटेलिटी पे अटक जाती है। कितनी बात सही है ये?
सी ऑफ कोर्स अपब्रिंगिंग का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपकी कंडीशनिंग किस तरीके से है, आपकी आपकी माइंडसेट कहाँ से बनती है। आपने जैसे अपने पेरेंट्स को देखा है, आपने अपने अगर अपने फादर को देखा है कि वो आपकी माँ की बहुत केयर करते हैं, राइट? नॉट जस्ट कि हाँ हमने फाइनेंस ला के दे दिया या तुम्हारी रिक्वायरमेंट है ये ला कर दे दी, इससे नहीं, इससे ज़्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल सपोर्ट, अगर वो आपने अपने पेरेंट्स को करते देखा है ना, तो वो चीज़ आप कर पाओगे। लेकिन सोसाइटी में प्रॉब्लम ये है ना कि जब भी आप अपने पार्टनर के लिए, स्पेशली मेल अपने फीमेल के लिए कुछ करता है, बेसिकली इमोशनल रिलेटेड, आपके पैर दबा दिया, आपके बाल बना दिए, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, राइट? तुरंत कहेंगे यार तुम तो लड़की में फंस गए, यार तुम तो लड़की की बात मान रहे हो, लड़की तुम्हें घुमा रही है। नो, उसको वो अच्छा लग रहा है। और एक आप जब एक रिलेशनशिप में हो, तो आप क्यों एक रिलेशनशिप में हो, आपको बहुत अच्छा फील होता है, राइट? मतलब मैं अगर कहती हूँ, अगर डीप कनेक्शन है किसी के बीच, तो वो इतना खूबसूरत एहसास होता है ना, जिसको कोई भी एक्सप्रेस नहीं कर सकता। अगर आपके भी रिलेशन है तो आप भी एक्सप्रेस नहीं कर सकती वो कितना खूबसूरत है। तो एक खूबसूरत रिलेशन है तो आप किसी भी तरीके का बैरियर क्यों ला रहे हैं कि थर्ड पर्सन क्या सोच रहा है? अगर आपको वो करने में अच्छा लग रहा है तो आप कीजिए। और यही चीज़ है जो हम पेरेंट्स से सीख लेते हैं कि नहीं मेरे पापा ने नहीं किया है, तो आप अपने रिलेशन में किसी और पर्सन को क्यों इंटरफेयर करने क्यों देते हैं? मैं रिलेशनशिप का एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ। इवन आपके माँ-बाप भी है ना, प्लीज़ उनको अपने रिलेशनशिप में मत आने दीजिए। आपको एक बाउंड्री सेट करना ही पड़ेगा। पेरेंट्स का भी ना जो भी बात करनी है वो आपके रूम से बाहर हो सकती है। आपके रूम के अंदर वो नहीं आ सकते। जिस तरह एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होता है बेबी कर लो। इसमें आपके पेरेंट्स का कोई राइट नहीं है बोलने का। ये आपका डिसीजन है कि आपको कब करना है, नहीं करना है। सो आपको बाउंड्री सेट करना पड़ेगा पहले तो, और आपको ये समझना पड़ेगा कि आप और आपके पार्टनर के लिए जो सही है आप वो कीजिए। बाकी और किसी चीज़ पे फ़ोकस मत कीजिए, तीसरा क्या कर रहा है? आप वही कर रहे हैं ना जो आपको अच्छा लग रहा है। आपको उसके साथ रहना आपकी चॉइस है ना, तो उसको खुश रखना और आपको खुश रहना ये आपकी चॉइस है। अब तीसरे पर्सन का आपको अप्रूवल क्यों चाहिए? बेसिकली इसमें मैं थोड़ा-सा एक्सटेंड कर रही हूँ उसको, शादियों की बात कर लेते हैं, राइट? बहुत बार ऐसा होता है कि शादी के लिए आज भी एक नॉर्मल शादी भी करने जाओ, तो फैमिली 30 से 40 लाख रुपए एक शादी में खर्च कर देती है, अगर दोनों फैमिली की जोड़ ले तो हम। क्यों कर रहे हो आप ये? शादी करने का लॉजिक क्या है? 2 दिन की जो भी आपकी रस्म होगी वो आप क्यों करते हो? आपको तीसरे पर्सन का वैलिडेशन चाहिए, इसलिए आप शादी कर रहे हो। आपको सोसाइटी का वैलिडेशन चाहिए, आपको अपने रिलेटिव्स का वैलिडेशन चाहिए। आपको किसी के साथ रहना है, अगर ये आपका फैसला है, आपको उसके साथ अच्छा कनेक्शन फ़ील हो रहा है, कोई तीसरा क्या ज़रूरत है वो आपको वैलिडेशन दे या ना दे, राइट? तो इतना स्टेबल आप सोच कब लेकर आएँगे? जब आप अपने डिसीज़न को लेकर बहुत फ़र्म हो। आपको पता है कि मुझे इसके साथ रहना और मैंने जो चॉइस किया वो बहुत सही है। मुझे इसके साथ रहना। अगर आपको अपने डिसीज़न पे कोई डाउट नहीं है ना, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आपको शादी की भी ज़रूरत नहीं है। राइट? तो इसको समझना और इसको बहुत स्ट्रांगली इंडिया में अभी भी ये चीज़ है। कुछ ऐसे कपल्स आपने 1-2 केसेस देखे होंगे, जहाँ पर वो कहते हैं कि मुझे शादी नहीं करना है। मैं बहुत छोटी शादी कर लूँगा, 10 लोगों के बीच कर लूँगा, क्योंकि वो अपने डिसीज़न को लेकर बहुत सिक्योर हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने डिसीज़न को लेकर सिक्योर रहें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ग्रैंड शादी मत कीजिए, कीजिए, लेकिन इसका रीज़न ये नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी तीसरे पर्सन का वैलिडिटी चाहिए। करेक्ट, जैसे आपकी कंपनी का नाम है अनबॉटरी, लोगों की काउंसलिंग करते हैं, या करेक्ट? यस। तो इंडिया में आज भी काउंसलिंग टैबू क्यों है? इसके मैं 2-3 रीज़न बताऊँगी। पहला तो एक फंडामेंटल जो मिसकंसेप्शन है कि ये एक प्रिवेंटिव टूल ना मानते हुए लोग इसको करेक्टिव टूल मानते हैं। करेक्टिव टूल का मतलब क्या है? टैबू इसलिए मानते हैं लोग, इसमें एक तो पहले आपका है सोशल स्टिग्मा और शेम। आज भी आप अगर किसी को बोलोगे ना कि मैं मेंटल वेलबीइंग के सेशन लेने जाता हूँ, लोग इसको वीकनेस समझते हैं। राइट? जो दूसरी प्रॉब्लम आती है वो एक फंडामेंटल मिसकंसेप्शन की। लोग इसको क्या समझते हैं? करेक्टिव मेजर। जब केसेस बहुत ज़्यादा सीवियर हो गए हैं, राइट? वहाँ पे लोग सोचते हैं कि ओके अब मैं जाता हूँ काउंसलिंग लेने के लिए, वो उसके लिए नहीं है। आप इसको प्रिवेंटिव मेजर की तरह देखिए। प्रॉब्लम शुरू होने से पहले उस प्रॉब्लम को खत्म किया जा सकता है। मोस्टली प्रॉब्लम जब स्टार्ट होते हैं तभी आप उसको खत्म कर सकते हैं। जो तीसरी प्रॉब्लम है वो है जज करने का। लोग जज करते हैं एक दूसरे को। एक फैमिली है, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल केस बताती हूँ। हमारे पास एक क्लाइंट थे, वो अपनी वाइफ से छुप के सेशन लेते थे और वो सेक्सुअल वेलनेस का सेशन था। आप ये सोचो कि सेक्सुअल वेलनेस के सेशन में एक वाइफ और एक हस्बैंड दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है, बट वो हस्बैंड छिप करके सेशन वाइफ से लेता था। क्यों? क्योंकि वो अपनी वाइफ को बताना नहीं चाहता है कि मैं इस तरीके का सेशन ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसकी वाइफ उसको जज करने लगेगी। सो आप सोचो, जो एक फैमिली, एक घर जो सबका सबसे हैप्पी प्लेस होता है, वहाँ भी लोग एक दूसरे को जज कर रहे हैं और ये इतना बड़ा डर है कि वो मेरे को जज करेगा, मेरा भाई मेरे बारे में क्या सोचेगा।
मेरी मम्मी मेरे बारे में क्या सोचेगी। सो लोगों को बहुत ज़्यादा इस जजमेंट का प्रॉब्लम है। तो बेसिकली ये 3 रीज़न है, ठीक है? जो आपका एक सोशल स्टिग्मा एंड शेम है, दूसरा इसको लोग जो एक मिसकंसेप्ट करते हैं कि ये एक करेक्टिव मेजर है, एंड तीसरी चीज़ जो ये जजमेंट का, दैट इज़ व्हाई अनबॉटल्ड है जो 100% नॉन जजमेंटल है। हम बिल्कुल जज नहीं करते हैं। नहीं, जैसे आपका मैं ब्रोशर अभी दे रहा हूँ, उसमें लिखा है सेक्स थेरेपी इंडिविजुअल, या उसमें है टेलीफोनिक और सेक्स कपल थेरेपी। क्या मतलब ये क्या फाउंडेशन करते हो आप उसमें? क्या करोगे? इसमें काउंसलिंग क्या होती है कि सेक्स थेरेपी इसलिए हमने रखा है क्योंकि हमारा बेसिक फोकस जो है वो रिलेशनशिप के आसपास है। तो जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो किसी भी पार्टनर में आप देखना, एक इंटीमेसी एक बहुत कोर चीज़ है, राइट? उसके बिना आप रिलेशनशिप अज्यूम नहीं कर सकते किसी का। तो जब हमारे पास रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स आते थे ना, तो उनके कोर में होता था इंटीमेसी प्रॉब्लम। तो फिर हमने इसको इंट्रोड्यूस किया अपने सेगमेंट में, और उसके बाद ये जब इंट्रोड्यूस किया तो इसमें हमने इंडिविजुअल को भी दिया और हमने कपल को भी दिया। पहले हमारा फोकस सिर्फ कपल पे होता था क्योंकि उनके रिलेशन को स्ट्रॉन्ग हमें करना था, उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना था, इसलिए हमने सिर्फ कपल के लिए दिया था। उसके बाद हम इसको लेकर आए इंडिविजुअल के लिए क्योंकि बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने भी हमारे पास अप्रोच किया। उसके बाद 2-4 कुछ सेशंस के बाद हमें ये फ़ील हुआ, एक क्लाइंट हमारे पास आए, उन्होंने कहा मुझे सेक्सुअल वेलनेस का सेशन तो चाहिए बट मुझे आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है। तो फिर आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है, जनरली काउंसलिंग क्या होता है वीडियो सेशंस में होते हैं, राइट? सो काउंसलिंग रिवील नहीं उनको अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी थी, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, टेलीफोनिक सेशन लेकर आए सो दैट आपको आइडेंटिटी ना बतानी हो। उसमें भी मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग केस था, क्लाइंट हमारे पास आए, तो हमने उनको बोला कि ठीक है हम आपकी वीडियो सेशन करा देते हैं जिसमें आप कैमरा ऑफ कर लेना। उन्होंने कहा कि मैं आपको अपना ईमेल आईडी भी शेयर नहीं करना चाहता हूँ। यू अंडरस्टैंड ये कितना डीप रूटेड है कि लोग अपने सेक्सुअल वेलनेस जो एक नीड है, उसको लोग बताना ही नहीं चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि मेरी आइडेंटिटी हमेशा रिवील रहे। उसके लिए मेरी टीम ने अलग से एक ईमेल आईडी क्रिएट करके उस क्लाइंट को दिया ताकि आपकी आइडेंटिटी रिवील रहे। तो हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी और जजमेंट ये हमारे 2 सबसे बड़े यूएसपी है जिस वजह से सारी क्लाइंट हमारे पास अभी भी रिटेन है। मतलब सबको पता होता है कि क्या है एक रिलेशनशिप में टॉक्सिक, मतलब क्या रेड फ्लैग्स है, या फिर भी वो रिलेशनशिप में रहते हैं, हाँ। तो क्यों नहीं छोड़ते हैं? ये जैसा आपका क्वेश्चन, ये काफ़ी पेनफुल होता है जब ऐसे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा रीज़न है वो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस है। जैसे अभी आपने कहा कि हमें पता है बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे वीडियोस देखेंगे जहाँ पे लोगों को पता होता है कि कुछ रेड फ्लैग्स हैं, आपको बाउंड्री सेट करनी होती है, लेकिन आप कर क्यों नहीं पाते हैं? ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, पता है लोगों को किसी का भी रिलेशन ना डे 1 पे खराब नहीं होता है। उन्हें डे 1 पे पता होता है कि कुछ-कुछ स्टार्ट हो रहा है जो सही नहीं जा रहा है। वो 2 साल 4 साल के बाद टॉक्सिक बन जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको पता है लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। अब प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हो मैं बताती हूँ। इसमें एक तो इन्वेस्टमेंट एक चीज़ होती है। जब आप एक रिलेशनशिप में आते हो ना, आप अपना टाइम देते हो, आप अपनी एनर्जी देते हो, और अगर आपका रिलेशनशिप थोड़ा लंबा जाता है ना, आप अपनी आइडेंटिटी तक इन्वेस्ट कर देते हो, राइट? तो जब आप अपना टाइम, इमोशन, एनर्जी और आइडेंटिटी एट लास्ट करते हैं, बहुत हमारे पास केसेस आते हैं जो आइडेंटिटी क्राइसिस से फेस करते हैं। तो जब आपने ये चारों चीज़ें इन्वेस्ट कर दी हैं, उसके बाद क्या आप वहाँ से लॉस लेके जाना चाहोगे? कोई नहीं चाहता है कि मैं लॉस के साथ बाहर निकल जाऊँ, ठीक है? सो इस वजह से लोग क्या करते हैं कि मैं थोड़ा और इन्वेस्ट कर देता हूँ, राइट? उसमें क्या होता है, एक जो कॉन्सेप्ट आता है, मैं थोड़ा-सा और देख लेता हूँ, ट्राई कर लेता हूँ, थोड़ा-सा मैं ही सह लेता हूँ, मेरा रिलेशनशिप क्या पता अच्छा हो जाएगा। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी मैं एक बताती हूँ, गैसलाइटिंग एक टर्म होता है। गैसलाइटिंग, यस। इसमें क्या होता है, एक मैनिपुलेटिव बिहेवियर है। किसी भी कपल के बीच आप देखोगे ना कि एक कपल अगर कपल है तो कोई एक पार्टनर उसको डोमिनेट कर जाता है, राइट? तो ये एक ऐसा मैनिपुलेटिव बिहेवियर होता है जहाँ पर विक्टिम को अपने ही डिसीजन पे डाउट होने लगता है। मतलब सोचो आप कि कोई विक्टिम है, राइट? जैसे एक बहुत कैजुअल एग्जांपल घरों में लेते हैं, जैसे शादियों के बाद इंडियन फैमिलीज में देखो, अब शादी करके कोई बहू आती है, फाइनेंस के ऊपर जाओ, तो इन-लॉज़ का क्या एक्सपेक्टेशन रहता है कि जो अब तुम अगर जॉब कर रही हो, तुम्हारे पास जो भी फाइनेंस आ रहे, उस पे पूरा कंट्रोल इन-लॉज़ का है, राइट? आप अपने फ्रेंड से ज़्यादा बात नहीं कर सकती, आप हमारे घर के नियम के हिसाब से चलोगे, हमारे घर के नियम अप्लाई होंगे, आपको हमारे घर के जो भी खाने का तौर-तरीका, रहने का तौर-तरीका, ये सब एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अगर मान लो कोई लड़की ये कहती है कि नहीं, मैं अपने ही तरीके से रहना चाहती हूँ, तो इस केस में फैमिली वाले क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये कहेंगे ना कि तुम लोग लड़कियों का एक फेमिनिस्ट आजकल स्टार्ट हो गया है, इक्वालिटी का झंडा लेके आ जाती हो, यार थोड़ा एडजस्ट ही कर लोगी तो क्या हो जाएगा, मेरी मम्मी खुश हो जाएगी। तो ये गैसलाइटिंग है, जो लोग यूज़ कर रहे हैं, राइट? बट टर्म पता नहीं होता है।
तो बेसिकली ये रीज़न है जो लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसमें जब आप हमारे पास आते हो ना, तो हम कंटिन्यूअस आपको जब आप सेशंस लेते हो तो हम प्रैक्टिस करवाते हैं आपको, कि आपको पता तो है बट आपको उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, राइट? आपके पास नॉलेज है, लेकिन आपने उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं की, तो क्या वो कभी भी आपको बेनिफिट करेगा? नहीं करेगा। तो वो हम आपकी जब आप हमारे पास सेशन ले आओगे, हम कंसिस्टेंस 5 सेशन में आपका लाइफ जो एटलीस्ट जो आप श्योरिटी नहीं है, उस रिलेशनशिप में, मैं ये नहीं कहती कि रिलेशनशिप तोड़ दो, लेकिन एक टाइम पे अगर रिलेशनशिप पे वर्क नहीं करो तो सेपरेट हो जाओ। बिकॉज़ आप अपना लाइफ का गोल्डन ईयर्स तो मत वेस्ट करो। सबके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, राइट? तो आप अपना गोल्डन ईयर्स मत वेस्ट करो, दैट्स द आवर कंसेप्ट। अब मान लो कोई रिलेशनशिप में मतलब वो टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया और ब्रेकअप हो गया, चलो ठीक है, अब वो नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं, बट बीच में वो अपने आप को हीलिंग नहीं करी उन्होंने अपने आप की, लाइक मेरे पुराने ट्रॉमा से मैं बाहर निकल जाऊँ, फिर मैं नए रिलेशनशिप में जाऊँ, एंड नए रिलेशनशिप में एंटर हो गए, तो ये कितना घातक हो सकता है बंदे के लिए और सामने वाली बंदी के लिए भी। यस, ये क्वेश्चन, इसमें क्या होता है ना, मैं आपको इसका इम्पैक्ट बताती हूँ। आप सोचो कि कोई अगर जिसको लोग बहुत इग्नोर कर देते कि मैंने हार्ट ब्रेक रिकवरी का कोई सेशन नहीं लिया है या मैंने कोई हीलिंग नहीं की है। अब सोचो, इससे सिर्फ 2 नहीं, एटलीस्ट 3 ज़िंदगी एडवर्सली इम्पैक्ट होती है। मतलब ये इतनी बड़ी चीज़ है कि कम से कम 3 ज़िंदगी में तो इसका एडवर्स इम्पैक्ट आएगा ही। पहला तो आपने हार्ट ब्रेक्स जब आप अपने रिबाउंड फ़ेज़ में होते हो, रिबाउंड फ़ेज़ में आपको एक ही टारगेट होता है कि मुझे अपनी लोनलीनेस को बस खत्म करना है। आपको एक टेम्परेरी सॉल्यूशन चाहिए। उसकी वजह से आपका कभी भी मकसद रिबाउंड फ़ेज़ में रहता ही नहीं कि मुझे एक कनेक्शन बिल्ड करना है, राइट? उस केस में क्या होता है कि जब भी कोई नया आपने किसी के साथ भी अगर बात करना शुरू की, राइट, उस केस में क्या होगा कि आपके जो पुराने जो भी आपके रिलेशनशिप में सैडनेस है या ट्रस्ट इशू रहा है, ठीक है, या जो इमोशनल सेफ्टी नहीं रही है, वो सारे पुराने वुंड्स ना आप अनजाने में आप अपने नए रिश्ते में लेकर आ जाते हो, राइट? तो जो आपके पुराने रिलेशनशिप के वुंड्स थे वो आपके नए पार्टनर को झेलना पड़ रहा है। आप ये समझ रहे हो? तो जिस पार्टनर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें, आप पूरा का पूरा वुंड का इम्पैक्ट इस पे डाल देते हो। उसके बाद दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपने हीलिंग नहीं ली है, राइट? उस केस में क्या होगा, पुरानी जो गर्लफ्रेंड है उसके हो सकते हैं, या जो आपके पुराने बॉयफ्रेंड है, जो भी आपके पार्टनर है, हो सकता है कि कुछ उनकी अच्छी चीज़ें रही होंगी। वो आपको हमेशा याद आएगा, राइट? कि उसका ये बिहेवियर अच्छा था, वो मेरा बहुत केयर करता था, या मुझे ट्रिप पे ले जाता था, या वो बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत नॉलेजेबल था, और आपने हीलिंग नहीं ली है, तो आप पुराने एक्सपेक्टेशंस को ना इधर डालोगे। उसमें तो ये अच्छी चीज़ थी, वो तो तुम कर दो कम से कम, राइट? अच्छी चीज़ें आपको करनी है, बट उसकी वाली अच्छी चीज़ें भी आप खुद में ले आओ। तो आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो, पुराने वाले जो आपके रिलेशन थे, आप उस लेंस से आप नए अपने पार्टनर को देखना शुरू किए। पुराने लेंस से आप नए पार्टनर को क्यों देख रहे हो, राइट? ये आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करता है। बेसिकली ये उतना ही कॉमन है, जैसे मान लो कि कोई एक स्टूडेंट है, वो 5th स्टैंडर्ड में फेल कर गया, राइट? अब एक बच्चा अगर 5th स्टैंडर्ड में फेल कर गया, आप क्या करोगे? आप उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाओगे। पहले आप उसको रेडी करोगे ना कि वो 5th का सिलेबस समझ जाए, देन आप उसको 6th में प्रमोट करोगे। अब कोई बच्चा है, आपने उसको बिना 5th के सिलेबस पढ़ाए हुए आप उसको 6th में प्रमोट कर दोगे, तो क्या वो वहाँ अच्छा परफॉर्म करेगा? नहीं, राइट? तो जब आपका रिलेशनशिप, अगर पुराना रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, राइट नाउ यू आर एट नेगेटिव पॉइंट, राइट? तो पहले आपको 0 पे आना पड़ेगा, राइट? यहाँ से फिर आप 1-2 की जर्नी क्रॉस करोगे, लेकिन आप डायरेक्ट 0 से 1 पे मत जाइए। दैट इज़ व्हाई हमारा हार्ट ब्रेक रिकवरी सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? और कभी-कभी तो इतने सीवियर केसेस होते हैं कि हम लोगों को 1-1 साल तक सेशन लग जाते हैं, लोगों को निकालने में। 1 साल लग जाता है। 1-1 साल, और मैं आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, मेरे पास ऐसे लोग हैं, 13 साल हो गए हैं, आज तक वो पुराने रिलेशनशिप से बाहर नहीं आए हैं। सो लोगों को लगता है कि हार्ट ब्रेक क्या है भाई, छोड़ना, भूल जाना, दूसरे के साथ कर लेंगे, नहीं होता भाई। लोग 13 साल, 15-15 साल तक लोगों का इंतज़ार करते हैं, उससे बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि आपने अपनी पूरी आइडेंटिटी इन्वेस्ट कर दी, आपने अपना पर्पस ही उस रिलेशन को दे दिया। आपके पास कोई पर्पस नहीं है उसके बाद, उसके जाने के बाद। तो ये एक रीज़न होता है जहाँ पे लोग कितना ये कितना इम्पोर्टेंट है ये बताता है मेरे को। अच्छा, ये बात बताओ कि अगर एक फ्रेंड है, अगर वो ब्रेकअप हुआ, फ्रेंड के पास जाके रो लिए धो लिए, और एक ट्रेंड लिसनर है जो अच्छे से सुनता है चीज़ों को, कितना बड़ा डिफरेंस हो जाएगा बातों में? आप मुझे एक बताइए कि अगर कोई अपने फ्रेंड के पास जाता है, कोई भी हो, उसके फ्रेंड का क्या टारगेट रहेगा? आप अपने फ्रेंड को जाकर बोलते हो कि भाई चीज़ें खराब हो गई हैं मेरे रिश्ते में एंड ऑल दैट। आपके फ्रेंड का सिर्फ एक टारगेट होगा, किसी भी तरीके से इसे कंफर्ट फील कराओ, किसी भी तरीके से इसे डिस्ट्रैक्ट करो, ताकि ये लोनलीनेस ना फील करे, राइट? और वो भी बहुत वैल्यूएबल है, हम उस पे सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन क्या वो कभी भी आपके पैटर्न समझेगा? क्या आपके वो अटैचमेंट स्टाइल को समझेगा? क्या वो आपके इमोशनल डायनामिक्स को समझेगा? क्या वो ये देखेगा कि इसके रीजंस क्या थे और ये कंटिन्यूअस
सी जब भी कोई रिलेशनशिप में आता है ना, ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही इंसान गलत होता है, कब दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं। तो क्या आप अपनी अपनी प्रॉब्लम्स या जो भी आपकी तरफ से जो डिफिशियंसी रिलेशन में रहेगी, क्या आप उसको समझने को रेडी हो? तो काउंसलर्स हमेशा न्यूट्रल होंगे, नॉन जजमेंटल होंगे, वो पूरे आपके सिनेरियो को समझेंगे और सिनेरियो को समझने के बाद आपके डायनामिक्स के अकॉर्डिंग, आपके इमोशनल नीड के अकॉर्डिंग, राइट, वो आपको सजेस्ट करेंगे कि व्हाट वी शुड डू नाउ, हमें नेक्स्ट क्या करना है। आपका फ्रेंड कभी भी आपको नेक्स्ट सजेशन नहीं देगा, और नेक्स्ट सजेशन देगा तो वो कोई भी थेरेपी के टेक्निक से नहीं होगा, उसको कोई थेरेपी टेक्निक ही नहीं पता है, राइट। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप फ्रेंड के पास जाइए, बात कीजिए, लेकिन आप जो साइंटिफिक तरीका है आप उसको इग्नोर मत कीजिए, राइट। आप बिल्कुल सिंपल सी बात है ना, जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है आप उससे बात करोगे। आपका फ्रेंड अगर किसी भी एक्स वाई जी चीज में एक्सपर्ट है, आप उससे उसकी सजेशन लीजिए, बट जिसकी एक्सपर्टाइज उसके पास नहीं है आप उसके सजेशन मत लीजिए। सिंपल, अगर रिलेशनशिप काउंसलर को उसकी एक्सपर्टाइज है, राइट, तो आप उनके पास जाइए, वो आपको बेटर हील कर पाएंगे और वो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे कि नेक्स्ट टाइम आप रिलेशनशिप में क्या ऐसे मिस्टेक्स ना करें जो आपके प्रीवियस रिलेशनशिप में था। अगर जो भी अब शादी करने वाला होगा लाइफ में, जो भी मेरा पॉडकास्ट देखेगा, जो भी बंदा शादी करने वाला होगा, उनके लिए सवाल है, क्या उनको प्री मैरिज काउंसलिंग करना ज़रूरी है? क्योंकि जो आजकल केसेस हो रहे हैं, कोई धक्का दे रहा है, कोई गड्ढे में डाल रहा है, कोई ड्रम में डाल रहा है, तो क्या इंडिया के अंदर प्री मैरिज काउंसिल ज़रूरी है? यस, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों को लगता है कि हम प्री वेडिंग सूट पे बहुत खर्च कर लेते हैं, प्री वेडिंग सूट का पूरा सब कुछ रेडी है, राइट, आपको कहाँ वेन्यू डिसाइड करना है, क्या आपका कॉस्ट्यूम होना है। प्री वेडिंग सूट तो एक दिन होगा और वो आपके मेमोरीज में चला जाएगा, बट जो रिलेशनशिप है, आप एक सही इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो, यानी आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे करना, आपको आपके फाइनेंस क्या रखना है, आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या जाएगी, आपके इमोशनल एक्सपेक्टेशन क्या है उस रिलेशन में, राइट। सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाने वाला चीज है, राइट। हम शादी का बजट रेडी कर लेते हैं, लाइट, डेकोरेशन, वेन्यू, सब कुछ। क्या हम कभी भी ये देखते हैं कि मेरी जो इमोशनल नीड है वो यहाँ पे फुलफिल भी होगी या नहीं? हम कभी डिस्कस भी नहीं करते हैं। कभी आपने दो कपल को नहीं देखा होगा, दो फैमिलीज को, कि हाँ बच्चों की इमोशनल नीड क्या है, वो बात कर लेते हैं। वो हम डे वन से इग्नोर करते हैं। लेकिन जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद हम क्या कहते हैं, आज मेरे रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे, वो मेरे को नहीं समझ रहे। एक बहुत कॉमन टर्म में लोग कहते हैं वो मेरे को नहीं समझ रहे हैं। प्रॉब्लम ये कि क्या आपने डे वन में अपनी इमोशनल नीड के बारे में बात की थी? आपने अगर उस दिन आप सोचे होते कि मेरी इमोशनल नीड एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, तो अब कभी भी आपका रिलेशन इतना बुरा नहीं होगा। एटलीस्ट जो अभी केसेस आते हैं 2 महीने में, 6 महीने में लोग डाइवोर्स के लिए फाइल करते हैं, और उससे पहले तक भाई वो 2-2 6-6 महीना तक फ़ोन पे लगे रहते हैं, राइट? वो 10 घंटे 5 घंटे फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तब आपको कोई डिफरेंस पता नहीं चलता है। लेकिन 2 महीने में ऐसा क्या हो जाता है कि आपको लगता है कि नहीं, अब तो ये शादी नहीं चलेगी, हम डाइवोर्स पे जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपने अपनी जो प्रायोरिटी है रिलेशनशिप में, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या ऐसे नॉन नेगोशिएबल फैक्टर्स हैं, ये आपने कभी डिस्कस ही नहीं किए हैं। ये चीज़ें आप कब डिस्कस करोगे? लोगों को नहीं समझता है। तो जब आप हमारे सेशन पे आते हो ना, हम इन चीज़ों पे आपको क्लैरिटी देते हैं। मैं एक बहुत लाइव एग्जांपल बताती हूँ। एक लड़की रैंडम आई थी व्हेन आई वाज़ अबाउट टू स्टार्ट ऑल दिस। तो उसने बोला कि शी इज़ लाइक वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, राइट? और वो आईटी इंजीनियर है। उनका ये क्वेश्चन था कि मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मैं जॉब करती हूँ, शी वाज़ अर्निंग 30-40 लैक्स, राइट? मैं तो जॉब करती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं नए कॉन्सेप्ट से चलती हूँ। तो मुझे शादी घर वाले तो कह रहे हैं अरेंज मैरिज करना है, बट मैंने एक लड़का देख रखा है, बट वो थोड़ा-सा फैमिली के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो घर वाले मेरे को रिश्ता लेकर आ रहे हैं, अब मैं क्या करूँ? मैंने उससे 2-3 क्वेश्चन्स पूछे, और 2-3 क्वेश्चन पूछने के बाद मैंने उसको सीधा बोला, अभी जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है ना, आप उसके साथ बिल्कुल अरेंज मैरिज पे जाइए। आप खुद को इस कॉन्फ्लिक्ट में मत डालिए कि आप बहुत मॉडर्न हैं या आप कन्वेंशनल लेडी की तरह बिहेव कर रही हैं, बट आप अभी अरेंज मैरिज में जाइए। अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड नहीं चेंज होता है और अगर आपने लव मैरिज में गए, तो आपका मैरिज कभी सक्सेसफुल होगा ही नहीं, राइट? और बिलीव मी, अभी आई गेस 1 महीने पहले उसकी अरेंज मैरिज फिक्स हो गई। उसने मेरे को कॉल किया और बोला कि दीदी मेरी अरेंज मैरिज फिक्स हो गई है, और आपने जो मेरे को एडवाइस किया था मैंने उसके अकॉर्डिंग ही किया है। क्या सवाल पूछ लिया था और आपको कैसे पता चला? सी रिलेशनशिप में हम बहुत चीजें एक्सपेक्ट करते हैं, राइट? लेकिन आप रिलेशनशिप में ये देखो कि आपको उस रिश्ते से क्या चाहिए, राइट? लोग अपने नॉन नेगोशिएबल टर्म्स को नहीं देखते हैं। क्या ऐसा चीज है जो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते? अगर किसी एक लड़की का है कि मेरा पार्टनर फाइनेंशियली स्टेबल होना ही चाहिए, अगर मेरा पार्टनर गुड लुकिंग होना ही चाहिए, या मेरा पार्टनर केयरिंग होना ही चाहिए, तो आप वो डे वन से उस पर स्टक रहो ना। लोग स्टिक नहीं रहते अपने डिसीजन पे, ठीक है? दूसरे से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बहुत लोगों को तो अगर अभी शादी की नीड नहीं है,
बट उन्होंने इंस्टाग्राम में 4 रील देख ली, ठीक है? मुझे भी ऐसी शादी करनी है। आपको कोई पर्पस नहीं है, उस इंसान से कोई मतलब नहीं है, शादी के पीछे क्या चीज़ें होंगी उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने 4 लोगों को करते देखा है, बहुत अच्छा एंट्री होता है, मुझे भी वो करना है। तो आप अपनी नीड पे फोकस कीजिए कि आपको शादी क्यों करना है, राइट? और उसमें भी बहुत मैं जनरली जब मैं किसी से बात करती हूँ तो मैं एक क्वेश्चन यूजुअली पूछती हूँ, अगर आपने किसी इंसान से शादी नहीं की और आप उसके साथ लिव इन में रह रहे हो या डोमेस्टिक पार्टनर है वो आपका, क्या डिफरेंस हो जाएगा? अगर आप एक शादी करके किसी के साथ रह रहे हो और कोई आपका एक डोमेस्टिक पार्टनर है, क्या डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों में? बहुत सारे लोग इसके आंसर नहीं दे पाते हैं और वही लोग आंसर नहीं दे पाते हैं जिन्हें अपने डिसीजन पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं है, वो अपने डिसीजन को लेकर सिक्योर नहीं है। अदरवाइज जिसको पता है ना कि उसे उस रिलेशन से क्या चाहिए, वो बहुत क्लियर आंसर देगा। एंड बिलीव मी, शादी करके रहो या डोमेस्टिक पार्टनर में रहो, आपका रिश्ता तभी अच्छा चलेगा जब आपको पता है कि जो एक्सपेक्टेशन है वो वहाँ फुलफिल हो रही हैं। 2 दिन की रश में आपके रिश्ते को नहीं बचा सकती है, कोई कुंडली नहीं बचा सकता है, कोई पेरेंट्स का डिसीजन या इन्वॉल्वमेंट नहीं बचा सकता है। आपके रिलेशनशिप सिर्फ़ आपके डिसीजन और आपके पार्टनर के डिसीजन पे डिपेंड करता है। तो इतने सारे ऑलरेडी काउंसलर है मैडम, बहुत सारे काउंसलिंग करते हैं, सब अपने तरीके से करते हैं, राइट? तो अनबॉटल्ड कैसे अलग है सबसे? जब आप काउंसलिंग की बात करते हैं तो जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते होंगे बट अनबॉटल्ड जो आपको देकर देता है ना वो कॉन्सेप्ट अभी नहीं है इंडिया में। जब आपको कोई भी काउंसलिंग के लिए आप जाओ, आप नॉन जजमेंटल कॉन्सेप्ट जो आप समझते होगे, आपको कोई जज ना करे, आप बिलीव करोगे इतने वियर्ड क्वेश्चंस लेकर लोग आते हैं ना। तो क्वेश्चन बताओ। कंट्रोवर्सी ना हो जाए बस। बस एक दो क्वेश्चन बताओ कि मतलब कि किस तरह के सवाल। मेरे हमारे पास एक क्लाइंट था, बिकॉज़ यू नो लाइक इंडस्ट्रीज़ एंड ऑल लोग बहुत वीडियोज़ देखते हैं। सो एक 18 इयर्स का लड़का है, वो हमारे पास आता है और उसको कहता है कि उसकी स्टेप सिस्टर है, उसके साथ उसको क्लोज़ आना है, राइट? अब ये बताओ इंडिया में ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इंडिया में क्या वैसे तेजी नहीं करेंगे? हाँ, यस, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसको, राइट? आप रिजेक्ट कर दोगे। वो लड़की को पता है कि उसका गलत थॉट है, लेकिन वो किसको जाकर बताए? वो किसी को नहीं बता सकता भाई, फैमिली में बताएगा उसे तो वहीं पे चप्पलें पड़ जाएँगी, ठीक है? अगर वो फ्रेंड्स को बताया, फ्रेंड्स उसका जो मज़ाक उड़ाएँगे, राइट? और वो क्या बोलो आप, वो बदनामी उसकी सोसाइटी में बहुत हो जाएगी। ऐसे केस में उस इंसान के पास उसको पता है कि मुझे ठीक करना है अपने आप को, मैं जान रहा हूँ कि मेरे को प्रॉब्लम है, बट मैं कहाँ जाऊँ? और अब आपकी आइडेंटिटी भी रिवील ना हो, तो वो अनबॉटल्ड आपको देता है। आपको आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी, आपकी आइडेंटिटी किसी को हमारे यहाँ पता नहीं चलती और हम जज नहीं करते। आपके पास बहुत वियर्ड केसेस आएँगे हमारे पास, हम सबकी केसेस सुनते हैं। एक और कोई केस बताओ। एक केस आपको बताती हूँ। एक ऐसे हमारे पास क्लाइंट आए थे, वेरी अर्ली स्टेज, जब हम क्योंकि हम प्रमोट ही करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी एंड नॉन जजमेंटल। एक ऐसे क्लाइंट आए थे जिन्होंने अपनी आंटी को, ओके, ड्यू टू एनी रीज़न देख लिया था, राइट? अब क्या होता है कि जिस तरीके से आजकल वीडियोस में इन चीज़ों को प्रमोट किया जाता है, तो लोगों को ऐसा लगता है ना कि हम भी अपनी लाइफ में कर लेते हैं। उन्हें नहीं पता कि वो प्रॉपर सूट हो रहा है, राइट? तो उस केस में क्या हुआ ना कि उस लड़की को किसी तरीके से ऐसा इंडिकेशन फ़ील हुआ कि हर आंटी इज़ आल्सो इंटरेस्टेड, ओके। अब वो लड़का हमारे पास आता है और बोलता है कि मेरे को ऐसा इंडिकेशन फ़ील हुआ है कि शी इज़ इंटरेस्टेड। राइट नाउ यू टेल मी कि मुझे क्या करना है? ये ऐसे केसेस है जो आप किसी से डिस्कस नहीं कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पे लोग हमारे पास आते हैं। वैसे सबसे मोस्ट डिमांडिंग सर्विस कौन सी है अनबॉटल्ड की? एज़ वी आर मोस्टली डील विद द रिलेशनशिप, राइट? तो हमारे पास अभी 55% जो हमारा टोटल सर्विस जाता है, इसमें 55% हम रिलेशनशिप पे है। 25% हमारा सेक्सुअल वेलनेस है जो कि काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, राइट? और एक हमारा इमोशनल लिसनिंग का सेशन आता है। बेसिकली इमोशनल लिसनिंग क्यों लोग हमारे पास इतना आते हैं, स्पेशली जब आप दिन भर काम कर लेते हो, राइट? रात में आप 9 बजे 10 बजे सोने जाते हो। बहुत सारे ऐसे इंडिया में लोग हैं जो अपनी होम टाउन से दूर है और वो पार्टनर सर्च कर रहे हैं बहुत सारे मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे, बट उनको जैसा पार्टनर चाहिए वैसा मिल नहीं रहा। 32 35 ऐसे लोग हैं बहुत, देखिए मतलब करोड़स में है ऐसे हमारे लोग। उनको क्या होता है जब वो रात में जाते हैं ना तो उनके पास कोई बात करने के लिए नहीं होता है। उनको ऐसा नहीं है कि उनको कोई सेक्सुअल रिलेशन चाहिए, कुछ नहीं, बस उनको बात करना है, मेरा पूरा दिन कैसा गया वैसा बताने के लिए, तो उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। अभी वो किसको रैंडम फ़ोन करेंगे, कोई रैंडम आपकी बात भी नहीं सुनेगा, राइट? और बेसिकली क्या होता है ना कि लड़कियों में जो भगवान ने थोड़ा सेंसिटिव बनाया है, आप चीज़ों को जितना सुन पाते हो, जितना आप किसी के अलग-अलग फीलिंग्स को आप थोड़ा समझ सकते हो, जितना पेशेंस है लड़कियों में, राइट?
तो लड़के क्या करते हैं, जिस तरीके से पूरा नर्स या काउंसलिंग सिस्टम फीमेल्स का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसे केसेस में लड़कों का रहता है कि कोई मेरी बातों को सुने, और कोई नहीं मिलता लोगों को। आप कहाँ जाओगे बात करने, राइट? आप डेट ऐप पे जाओगे, डेटिंग ऐप पे वहाँ का कॉन्सेप्ट ही अलग होता है, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है कि आप आए, अपना बात किए, राइट? और आराम से आप चले गए। कोई आपको जज नहीं कर रहा, कोई आपके दूसरे दिन कॉल नहीं करने वाला है, कोई आपको ये नहीं बोलने वाला है, भाई तूने कल मेरे से बात की थी, आज मेरे से क्यों बात नहीं कर रहा है, राइट? तो और आपको यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विस मिलती है, क्योंकि आप एक काउंसलर से बात कर रहे हो। एक काउंसलर आज का इमोशनल लिसनिंग में जब आप अगर मान लो कि आप यूजुअली लोग क्या करते हैं, वीक में 2 से 3 सेशन लेते हैं, और हमारे वीकेंड्स पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाते हैं, राइट? क्योंकि लोगों को बात करने को चाहिए होता है। तो वैसे केसेस में इमोशनल लिसनिंग के सेशंस जब आपने कुछ दिन लिए, क्योंकि आप किसी रैंडम इंसान से बात नहीं कर रहे, उसकी एक्सपर्टाइज है साइकोलॉजी को समझने में, आप कौन सी बात क्यों सोच रहे हो या क्यों बोल रहे हो, ये उनको समझ में आ रहा है। तो आगे चल करके जब उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो हमारे इमीडिएट सेशन लेते हैं, क्योंकि वो साइकोलॉजिस्ट है और उनके पास आपका ट्रैक है, राइट? तो इस केसेस में क्या होता है कि आप इमोशनल लिसनिंग भी ले रहे हो, और आपकी वो कहीं ना कहीं काउंसलर को आपको हिस्ट्री पता चल जा रही है। तो जब आप उसी काउंसलर से सर्विस लेते हो ना, तो आपका जो रिलीफ है वो बहुत फास्ट हो जाता है। मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच से अगर देखिए पूरा मतलब एक ह्यूमन बीइंग को, तो मतलब लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें जो मेरा मैं जो मानती हूँ और लोग क्या समझते हैं, लोग वेल्थ को ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, राइट? मैं वेल्थ अगर यहाँ है तो मेरे लिए इमोशन यहाँ है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वेल्दी पीपल को भी इमोशनल नीड है, करेक्ट। राइट? आपने कई बड़े बिज़नेसमैन्स को ये कहते हुए सुना होगा कि भाई मैं जब घर जाता हूँ मेरे पास घर में कोई नहीं है। मैंने 2 पेट रखे हैं ताकि जाऊँ तो कोई वेलकम करे। इस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि आपने वेल्थ पे तो फ़ोकस किया, आपने कभी अपनी इमोशनल वेलबीइंग पे फ़ोकस किया। आपको इमोशनल वेलबीइंग एक ऐसी चीज़ है ना, जो एक इकोनॉमिकल इंसान को भी चाहिए, मिडल क्लास को भी चाहिए, अपर क्लास और एलीट क्लास को भी चाहिए। तो दैट इज़ व्हाई आई थिंक कि इमोशन उसके ऊपर आता है। अगर आप इमोशनली स्टेबल हो ना, आप लाइफ में बहुत लोअर भी हो ना, आप सक्सीड कर जाओगे। लेकिन आप बहुत बड़े-बड़े बिज़नेसमैन या बहुत सेलिब्रिटीज़ को देखते हो कि सडन सुसाइड केसेस आ गए। वो क्यों आते हैं? आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है। आप जो कर रहे हो या जो हो रहा है, उसमें आप कितना सिक्योर फ़ील करते हो, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे स्पेशली अगर इंडस्ट्री में देख लो, वेल्थ एंड ऑल, बट सुष्मिता सेन जितनी सिक्योर लेडी हैं, उतनी आपको इंडस्ट्री में दिखना बहुत मुश्किल है। सुष्मिता सेन, प्रियंका चोपड़ा, ये 2 सिक्योर लेडी हैं। बाकी बॉलीवुड एक्ट्रेस को उठा लो, आप में वो कॉन्फिडेंस उनकी बातों में नहीं झलकेगा, वेदर दे हैव मनी और नॉट, एंडोर्समेंट आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन उनकी जो पर्सनैलिटी है, जो सिक्योरिटी अपने फैसले को लेके, आप सोच रहे हो सुष्मिता सेन आज से 20 साल पहले वो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लेती है, सिंगल पेरेंट। ये जब तक आप स्ट्रांग नहीं हो अपने फीलिंग्स को लेकर, अपने डिसीजंस को लेकर, आप ऐसे फैसले नहीं ले सकते हो। तो दैट इज़ व्हाई आई से कि आप वेल्थ से बहुत ऊपर है इमोशन, और होलिस्टिक अप्रोच के लिए आपको ना अपनी इमोशनल हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो, तो आगे चल कर के आप कभी भी ना, आप जो अचीव करना चाहते हो, जहाँ आप खुद को पोज़ीशन करना चाहते हो, वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो इंडिया में जो भी रिलेशनशिप और मेंटल हेल्थ की जो चीज़ अगर आपको बदलनी हो कभी, तो क्या चीज़ बदलोगे आप? मैं सबसे पहले तो लोगों को ये कहती हूँ कि अगर आप किसी को मत सोचो, बस ये सोचो कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको कुछ करने में अच्छा लग रहा है, तो पहले ये सोचो कि अगर आपको ट्रेडिशनल अलाउ नहीं कर रहा है, मान लो कोई नई सोच है आपकी, जैसे मान लो लिव-इन का कॉन्सेप्ट ले लो। लिव-इन का कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट आता है, लोग ट्रेडिशनली अलाउ नहीं करते हैं। बट आप एक बार सोच के देखो कि उसके फ़ायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है? अगर आप मैरिज में इस तरीके से चले जाते हो, बहुत लोग कहते हैं कि अगर आपने मैरिज की है, अरेंज मैरिज की है या लव मैरिज भी की है, बट आप साथ नहीं रहते हो, तो आपको साथ रहने के बाद चीज़ें बदल जाती हैं। साथ रहने के बाद पता चलता है कि आप छोटी-छोटी चीज़ों पे झगड़े कर रहे हो, राइट? तो अगर आप इस चीज़ को एक बार क्वेश्चन करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि क्वेश्चन करने का मतलब उस चीज़ को गलत साबित करना, बट आप लॉजिकली सोचो तो सही कि वो चीज़ सही भी है या गलत है। और अगर आप लिव इन के कुछ आपके लिए फ़ायदे हैं, जैसे मुझे ये लगता है कि अगर आपको किसी के साथ लाइफ लॉन्ग रहना है, आप कुछ समय स्पेंड कर लिए, आप बहुत अपने डिसीजन को लेकर सिक्योर हो कि एक सही इंसान है, मैं इसके साथ रह सकता हूँ, तो आप उसके साथ शादी से पहले भी रह सकते हो, राइट? आप एक बार रहो उसके साथ। हो सकता है कि रहने के बाद आपको लगे कि 4 महीने के बाद, भाई अगर मैं इससे शादी कर लूँ तो मैं तो इसके साथ रह नहीं पाऊँगा। तो जब आपने लीगली शादी कर ली, अब लीगल शादी से आपको डाइवोर्स तक का रास्ता कितना मुश्किल है। मैं एवरेज बताती हूँ, टॉक्सिक रिलेशन में जब लोग आ जाते हैं ना, एवरेज 6 साल लग जाते हैं एक इंसान को। 6 साल लग जाते हैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आने में। एक मैरिज जो आपको पता है कि खराब मैरिज हो गई, ठीक है? वहाँ से 6 साल लग जाते हैं लोगों को निकलने में। पहले तो 1-2 साल आपको सोसाइटी समझाएगी, रुक जाओ, देख लो, अच्छा हो जाएगा। उसके बाद
कुछ साल आपकी कोर्ट में केस जाएगी, हिम्मत भी आपको चाहिए, 4 लोगों की ताने भी सुनने हैं, फिर कुछ साल तो कोर्ट में बात चलेगी, उसके बाद जाकर के कहीं आपको रिलीफ मिलेगा। और उस साल में जो आपका इमोशनल ड्रेन हुआ उसका क्या? आप कैसे वो 6 साल जो अपने गोल्डन ईयर्स है वो वापस पा सकते हो? आई एम नॉट सेइंग कि लिव इन सही है या गलत है, लेकिन आप एक बार उनके फ़ायदे और नुकसान देखो। लोग जो शादी कर लेते हैं और 2 महीने के बाद लोग कह रहे हैं कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। मैं एक केस बताती हूँ आपको। एक कपल हनीमून पे गया था और शादी के वो 19 डेज़ के बाद हनीमून पे गए थे। हनीमून के सेकंड डे उनके बीच कुछ हुआ और ये पता चला कि अब ये रिश्ता नहीं कंप्लीट हो सकता है। वो हनीमून से वापस आकर अपने पेरेंट्स के घर चली गईं। सिर्फ़ 19 डेज़ की शादी, राइट? और आज तक कोर्ट ने उनको डाइवोर्स नहीं दिया। तो आज जो भी डेटिंग करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो आपको क्या आपकी क्या सलाह है? पहले तो आप फिक्स करो कि आपको क्यों रिलेशनशिप में आना है। योर व्हाई शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग। अगर आपका व्हाई स्ट्रांग नहीं है, आपको पता ही नहीं कि आप इस रिलेशनशिप में क्यों आ रहे हैं, तो वो रिलेशनशिप कभी अच्छा नहीं जाएगा। दूसरी चीज़, आपके क्या नॉन नेगोशिएबल फैक्टर है जो आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो आप डे 1 से बोलो। अगर आपको 1 घंटा अपने पार्टनर का लाइक बिना किसी डिस्टर्बेंस के चाहिए, अनडिवाइडेड अटेंशन अगर आपको एवरीडे 1 आवर चाहिए, तो अपने पार्टनर को डे 1 से बताओ। राइट? ऐसा ना हो कि पार्टनर कहे कि यार मैंने शादी तो कर ली ना, तुम्हें जो चाहिए सब कुछ लाकर तो दे दिया ना, अब तुम्हें क्या चाहिए? तो तुम्हें उसका रोज़ 1 घंटा चाहिए अनडिवाइडेड, तो आप उसको डे 1 से क्लियर करो कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं इस पे नेगोशिएट नहीं करूँगी। राइट? सो आपको कॉम्प्रोमाइज़ आपकी रिलेशनशिप में आपको क्यों आना है, आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपके नॉन नेगोशिएबल टर्म्स क्या हैं, और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अपने डिसीजन में किसी को भी इंटरफेयर मत करने दीजिए और आप किसी और के डिसीजन से, माँ-बाप, फैमिली, किसी के भी डिसीजन से इन्फ्लुएंस मत होइए। उन्होंने कह दिया लड़का बहुत अच्छा है तो आप शादी कर लो। भाई उनको नहीं रहना है ना, आपको रहना है, तो पहले आप देखो कि क्या आपके हिसाब से वो लड़का सही है? क्या आपको वो सही लगता है जो आपकी नीड है उस रिश्ते से? तभी आप रिश्ते में जाओ। किसी के कहने से मत सुनो भाई, फ्रेंड के कहने से मत सुनो या लड़की बहुत सुंदर है, लड़का का बहुत हैंडसम पैकेज है, नेवर गो ऑन दैट। अपना डिसीजन खुद लो। बस आप ये 4 काम कर लोगे ना, आपका रिलेशनशिप कभी बेकार नहीं जाएगा। मेरे को इंडिया में वो कॉन्सेप्ट लेकर आना है ना, मैं आपको एक बताती हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, अब्रॉड में रहता है। मैंने उससे एक दिन ऐसे ही कॉल किया एंड सैटरडे का दिन था। मैंने पूछा क्या कर रहे हो? ही सेड मैं काउंसलिंग के लिए जा रहा हूँ। मैंने कहा क्या हो गया? देन ही सेड कि मेरा ब्रेकअप हुआ था मंडे को, मैं काउंसलिंग के लिए जा रहा हूँ। मैं बोला अच्छा तो तुम इंडिया में हो? बोलता है यहाँ का कल्चर ऐसा नहीं है रजनी, यहाँ का कल्चर है कि अगर ब्रेकअप होता है तो लोग हीलिंग के लिए जाते हैं, काउंसलिंग के लिए जाते हैं। मैंने कहा भाई इंडिया में तो ये कल्चर ही नहीं है। अगर ब्रेकअप होता है भाई दारू पी ले, पार्टी कर ले, दोस्तों से बात कर ले या बैठ के रो ले। तो मुझे वो इतना नॉर्मल मुझे यहाँ भी चाहिए। आज हम हैप्पी इंडेक्स पे इतना पीछे क्यों हैं? क्योंकि हमने अपने इमोशंस को कभी प्रायोरिटी दी ही नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि इंडिया का हैप्पी इंडेक्स में रैंकिंग भी अच्छा हो और लोग अपनी इमोशनल वेलबींग को लेकर काफ़ी ज़्यादा अवेयर हों। करेक्ट तो होम वही ले देखो, मूवीज में तो दिखाते हैं कि वो फोन पे बात होती है, सब कुछ होती है, बट एक्चुअली जो आप कर रहे हो वो वास्तव में लोगों को जरूरत है, चाहे कोई माने चाहे कोई ना माने। तो आप ये करते रहो करते रहो करते रहो, तो सक्सेस तो ऑटोमेटिक मिल जाएगी। एंड आई जस्ट होप कि मैं जो डिलीवर करना चाहती हूँ लोग उसको वैसे ही समझे। ओके, ऑल्दो हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे, बट लोग अभी भी उतना ओपन होकर बातें नहीं कर। इसकी टेंशन ही नहीं लेनी, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है कि लोगों को सुनने वाला चाहिए कोई, कि मतलब कोई भी बात सुन ले, बस एक बार सुन ले, बाकी सब बात की बात है। रजनी जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। अभी आपने शुरुआत ही करी है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसे ही आप काम करते रहिए। आई होप थैंक सो। यू सो मच। थैंक यू सो मच।